सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज हम संगम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। संगम साहित्य के अंदर दक्षिण भारत के जो साहित्य की रचना हुई है उसके बारे में पता लगता है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जिनके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, संगम तमिल कवियों का संघ या मंडल था। तो पूछ सकता है कि संगम क्या था। तो संगम तमिल कवियों या संघ, कवियों का संघ या मंडल था। नेक्स्ट है, कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शैव संत तिरुनाबुक ने किया। अब ये पूछा जाए कि तमिल कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तिरुनाबुक ने किया। और तिरुनाबुक भगवान शिव के भक्त थे, तो ये एक शैव संत थे। और जो ये संगम था, संगम का अर्थ है कि जो उस समय विद्वान और कवि थे उनकी एक परिषद या गोष्ठी हुआ करती थी, जिसमें वो इकट्ठा होते थे और बताते थे कि हमने ये रचना की है। फिर उस रचना के ऊपर चर्चा होती थी कि ये रचना सही है या गलत है, फिर उसका प्रकाशन किया जाता था। एक हिसाब से संगम उस समय पर सेंसर बोर्ड हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास संगम साहित्य से मिलता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास कहाँ मिलता है? संगम साहित्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की गई। अब पूछे कि संगम साहित्य की रचना का काल क्या था? तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए। यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि किन राजाओं के संरक्षण में संगम का आयोजन किया गया था, पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। या फिर ये पूछे कि कितने संगम आयोजित किए गए थे, तो 3 संगम आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, प्रथम संगम मदुरई में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ। पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि प्रथम संगम कहां पर हुआ? तो प्रथम संगम मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम संगम का अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय संगम कपाटपुरम में तोलकाप्पियर की अध्यक्षता में हुआ। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि द्वितीय संगम कहां हुआ? तो द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय संगम का अध्यक्ष कौन था? तो द्वितीय संगम का अध्यक्ष तोलकाप्पियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, तृतीय संगम मदुरई में नक्कीरर की अध्यक्षता में हुआ। तो इसमें पूछ सकता है कि तृतीय संगम कहां हुआ था? तो तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। अब पूछ सकता है कि तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था? तो तृतीय संगम का अध्यक्ष नक्कीरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम का संकलन तोलकाप्पियर ने दूसरे संगम में किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला कि तमिल व्याकरण कौन सी पुस्तक को कहा गया है? तो तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम पुस्तक को कहा गया है। तोलकाप्पियम एक पुस्तक लिखी गई है जिसके अंदर तमिल व्याकरण की व्याख्या की गई है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि तोलकाप्पियम पुस्तक का संकलन किसने किया या तोलकाप्पियम पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो तोलकाप्पियर, जो दूसरे संगम का अध्यक्ष था तोलकाप्पियर, उसी ने तोलकाप्पियम की रचना की थी। और कब की थी? दूसरे संगम के समय में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तोलकाप्पियम में हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित कितने विवाहों का वर्णन किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाह हैं। और कौन सी पुस्तक में किया गया है? तोलकाप्पियम पुस्तक में किया गया है।
अब ये पूछ सकता है कि 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं, तो 8 प्रकार के विवाह हैं: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं जिनका वर्णन तोलकाप्पियम पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम साहित्य के काव्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि संगम साहित्य के काव्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? अकम और पुरम। जो अकम श्रेणी है उसके अंदर प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है और जो पुरम श्रेणी है उसमें युद्ध प्रसंगों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कथा का सबसे प्रसिद्ध संस्करण। तो दक्षिण भारत में राम कथा का सबसे प्रसिद्ध संस्करण ई रामावतार है और ई रामावतार का लेखक कंबन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ कौन सा है? तो तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ कुराल है। और कुराल का रचनाकार कौन है? तो कुराल का रचनाकार या कुराल का लेखक तिरुवल्लुवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य कौन सा है? तो शिल्पादिकारम तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य है और शिल्पादिकारम का अर्थ है पायलों का गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिल्पादिकारम के रचनाकार कौन थे? तो शिल्पादिकारम का रचनाकार या लेखक इलांगो था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिल्पादिकारम से काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पादिकारम में 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिल्पादिकारम में कितने सर्ग हैं? तो शिल्पादिकारम में 30 सर्ग हैं। या फिर ये पूछे कि शिल्पादिकारम में कितने खंड हैं? तो शिल्पादिकारम में 3 खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पादिकारम में कावेरीपट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कनग्गी व नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। अब ये पूछे कि शिल्पादिकारम किनके जीवन पर आधारित है? तो कावेरीपट्टनम के कोवलन, ये एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम था कनग्गी और एक नाचने वाली नर्तकी थी माधवी, जिसकी प्रेम कहानी के बारे में शिल्पादिकारम में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पादिकारम बौद्ध रुझान वाला काव्य है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिल्पादिकारम में किस धर्म का रुझान या प्रभाव देखने को मिलता है? तो बौद्ध रुझान या बौद्ध प्रभाव शिल्पादिकारम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मणिमेखले, जैसे शिल्पादिकारम एक रचना थी उसी तरह से मणिमेखले भी एक रचना थी। तो मणिमेखले का रचनाकार कौन था? तो मणिमेखले का रचनाकार शीतले सतनार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिमेखले में एक प्रस्तावना व 30 सर्ग है। तो ये पूछ सकता है कि मणिमेखले में कितने सर्ग हैं? 30 सर्ग है और प्रस्तावना एक प्रस्तावना व 30 सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मणिमेखले में जैन रुझान मिलता है। अब ये पूछे कि मणिमेखले रचना में किस धर्म का रुझान या प्रभाव दिखता है? तो जैन धर्म का रुझान या प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिमेखले में राजकुमार उदय कुमारन और मणिमेखले की प्रेम कहानी है। अब ये पूछ सकता है कि मणिमेखले रचना में किसके ऊपर रचना की गई है? तो राजकुमार उदय कुमारन और मणिमेखले की प्रेम कहानी। अब ये पूछे कि मणिमेखले कौन थी? तो मणिमेखले कोवलन और नर्तकी माधवी की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय प्रवेश के लेखक दीडनाथ थे। अब पूछ सकता है कि न्याय प्रवेश का लेखक कौन था? दीडनाथ था और दीडनाथ एक बौद्ध भिक्षु या बौद्ध संत था। और कुछ संतों का यह मानना है कि मणिमेखले रचना न्याय प्रवेश से प्रभावित होकर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवक चिंतामणि के रचनाकार या जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तो तिरुतक देवर जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं। और ये तिरुतक देवर कौन थे? तो तिरुतक देवर पहले एक चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिरुकुरल का रचनाकार कौन था? तो तिरुकुरल का रचनाकार तिरुवल्लुवार था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता था? तो जो शैव संत थे उनको नयनार कहा जाता था और जो वैष्णव संत थे उनको अलवार कहा जाता था। तो याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, तो भगवान शिव के भक्तों को या शैव संतों को दक्षिण भारत में नयनार कहा जाता था और वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम काल में समय जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में किसानों को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में किसानों को वेल्लार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में भूमिकर उपज का छठा भाग होता था। अब पूछ सकता है कि संगम काल में भूमिकर कितना लिया जाता था? तो उपज का छठा भाग लिया जाता था। नेक्स्ट, संगम काल का मुख्य खाद्यान्न क्या था? तो संगम काल का मुख्य खाद्यान्न चावल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में शुभ माना जाने वाला पक्षी? तो संगम काल में सबसे ज्यादा शुभ पक्षी माना जाता था कौवे को। और कौवा किस चीज की सूचना देता था? अतिथि के आगमन की सूचना देता था और नाविकों को समुद्र में सही दिशा दिखाता था। इसलिए संगम काल में जो नाविक नाव लेकर समुद्र में जाते थे वो अपने साथ कौवों को लेकर जाते थे। कौवे समुद्र में उनको सही रास्ता दिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल देश का प्राचीन देवता? तो तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। मुरुगन कौन है? स्कंद कार्तिकेय। स्कंद कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव का पुत्र। नेक्स्ट है, मुरुगन का प्रतीक कौन है? तो मुरुगन का प्रतीक मुर्गा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुरुगन का अस्त्र या मुरुगन का हथियार क्या है? तो मुरुगन का अस्त्र या हथियार बर्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने संगम काल के दक्षिण भारतीय राज्यों को कुलसंग कहा है। कौटिल्य कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य एक ही व्यक्ति है? तो कौटिल्य ने संगम काल के दक्षिण भारतीय राज्य को क्या कहा है? कुलसंग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल के 3 दक्षिण भारतीय राज्य, तो संगम काल में 3 दक्षिण भारतीय राज्य थे, वो कौन कौन से थे? चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल, चेर, पांड्य राज्यों का संगम स्थल किसे कहा गया है? तो तीनों राज्यों के चोल, चेर और पांड्यों का संगम स्थल तिरुकांपुलियर को कहा गया है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको यह अच्छी लगी थी। अगली वीडियो में हम चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।